Hello everyone. So today we will discuss about solid waste management. हमने प्रीवियसली भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था. सो जहाँ से हमने जो पोर्शन लेफ्ट किया था वी विल डिस्कस्ड फ्रॉम देयर. हमने वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सॉलिड वेस्ट. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ वेस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड व्हाट आर द वेज की हाउ कैन वी like manage the waste, recycle them, rag picking, leach it, sensitization, bioremediation. These are some strategies for waste management. So we have already discussed about these things. Okay. So now it's the time to discuss about the other things about solid waste management. जो आगे आने वाली चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं. So today we will discuss about this one, segregation and community participation. So if we talk about segregation and community participation, so what is segregation? Segregation, as I told you earlier, कि segregation का मतलब होता है कि वेस्ट को एक तरीके से अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना. जैसे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में. सो देयर वी डिस्कस्ड अबाउट कि टाइप्स ऑफ वेस्ट में हमारे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड दैट वन. Biodegradable आ गया, non biodegradable, and third one is what? Yes, electronic waste, and we have biomedical waste. हाँ. So major we have these kind of types of waste. सो इनको सेग्रीगेट करना, अगर मेजरली हम इनको डिवाइड करें तो मेनली हम दो ही तरीके से इनको कैटेगराइज करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्योंकि अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट और दैट अनदर वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है. तो मेजरली वी हैव टू पोर्शन, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल. तो इनको हम सेग्रीगेट करते हैं, यानी जब वेस्ट एक्यूमुलेट होता है तो उसको हम अलग अलग करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं. तो यहाँ पे सेग्रीगेशन का कितना रोल है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कितना रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट प्लास्टिक बैग, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट कितना मैनेज हो रहा है और किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना चाहिए. सो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो दो तरीके से किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ वेस्ट रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ रिसाइकलिंग. इफ़ वी टॉक अबाउट वेस्ट रिडक्शन, तो वेस्ट रिडक्शन में आता है कि वेस्ट का जो सोर्स है, सोर्स से ही आप वेस्ट को रिड्यूस कर दें, उसको कम कर दें, दैट इज़ वेस्ट रिडक्शन. एंड रिसाइकलिंग इज़ द अनदर वे ऑफ मैनेजिंग द वेस्ट. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इफ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स इन 2000. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी प्रोटोकॉल्स आए हैं, उनका ईयर जनरली पूछ लिया जाता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में क्या लेके आई, वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 में. और इसने क्या किया कि इट मेक मैंडेटरी फॉर ऑल अर्बन लोकल बॉडीज इन द कंट्री टू इंगेज इन कलेक्शन, सेग्रीगेशन, secondary storage in covered bin, transportation in covered vehicles, process through composting or waste to energy technologies, and disposal of reject in engineered sanitary landfills. अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स लेके आई थी, नाम इसका याद रखेंगे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, कब लेके आई थी, 2000 में लेके आई थी. तो इसने क्या किया, इसने मैंडेटरी कर दिया कि सभी अर्बन एरियाज, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं कंट्री के, उसमें जो वेस्ट है उसका कलेक्शन होगा, यानी कि वेस्ट इधर उधर नहीं फेंका जाएगा, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट किया जाएगा. देन उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, यानी कि वेस्ट को जो है अलग अलग किया जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बट जनरली हम उसको बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही करते हैं. दो ही डस्टबिन आपने देखी होंगी, ग्रीन एंड ब्लू कलर की, दैट इज. तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट मस्ट है. एंड देन सेकेंडरी स्टोरेज, उसका कलेक्शन के बाद फिर सेकेंडरी स्टोरेज उसका कहाँ पे, कवर्ड बिन्स में. यानी कि उसको जब हम स्टोर कर रहे हैं तो जो भी प्लास्टिक बिन्स या जो भी सीमेंटेड बिन्स या जो भी पर्टिकुलर चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो कवर्ड हो, ताकि वहाँ से जो वेस्ट है वो एक तो गिरे ना और वो एक तरीके से फाउल स्मेल ना एक तरीके से फैले वो. देन ट्रांसपोर्टेशन, उसका उसको इकट्ठा करने के बाद उसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ले जाना है उन जगहों पे जहाँ पे वो ट्रीट होगा. कैसे ले जाना है, कवर्ड व्हीकल्स में ले जाना है. फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी है, अगर उसमें से कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग के लिए लेके जाना है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कंपोस्टिंग के लिए, वहाँ से हम उसको प्रोसेस करें. देन उसके बाद जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कंपोस्ट बन सकता है, उसको कंपोस्टिंग के लिए लेके जाएं. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम क्या कर सकते हैं,
रिसाइकल करें और जो भी जिसका वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है उसको वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट करें। एंड डिस्पोजल ऑफ रिजेक्ट्स एंड इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल। और अगर हम लैंडफिल्स में उसको एक तरीके से फिट इन कर रहे हैं, लैंडफिल में उसको दबा रहे हैं, लैंडफिल में उसको डंप कर रहे हैं, दैट लैंडफिल शुड बी इंजीनियर्ड, दैट लैंडफिल शुड बी सैनिटरी लैंडफिल्स। ऐसा नहीं है कि हमने पिट्स डग के एंड देन वी डंप द वेस्ट, नहीं। क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे थे कि लीचेट लीचेट एक तरीके से फ्लो होता है, फाउल स्मेल क्रिएट होती है, आसपास की जो फ्लोरा फोना है उसको डैमेज होता है। तो वी कैन नॉट जस्ट डंप द वेस्ट। हमें क्या करना है, इंजीनियर्ड लैंडफिल्स या सैनिटरी लैंडफिल्स में उसको डंप करना है। इंजीनियर्ड लैंडफिल और सैनिटरी लैंडफिल किस तरीके के होते हैं, वो हम एक तरीके से उनको बनाते हैं कि लीचेट एक तरीके से फ्लो ना हो, क्योंकि हम उसमें जो है ब्यूटराइन रबर की लाइनिंग क्रिएट कर देते हैं ताकि लीचेट उसमें से फ्लो ना हो, यानी कि जो भी हार्मफुल इफेक्ट वो आसपास के सराउंडिंग में क्रिएट कर रहा है, वेस्ट या पॉइजनस टॉक्सिकेंट, वो क्रिएट ना करे। तो हम उन लैंडफिल को इंजीनियर्ड कर देते हैं, एक तरीके से उनको उसी तरीके से बना देते हैं। तो दो लैंडफिल जो कि हमने क्रिएट किए हैं ताकि लीचेट ओवरफ्लो ना हो या लीचेट फ्लो ना हो या टॉक्सिकेंट रिलीज ना हो, तो ऐसे लैंडफिल को आप इंजीनियर्ड लैंडफिल बोलते हैं। क्योंकि हम उसमें उसी तरीके की चीज़ें लगाते हैं, उसे उस तरीके से बनाते हैं कि वो हार्मफुल इफेक्ट या टॉक्सिकेंट ओवरफ्लो या टॉक्सिकेंट रिलीज ना हो इन्वायरमेंट में। तो दोज लैंडफिल आर नोन एज इंजीनियर्ड लैंडफिल। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा कि क्या वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ने क्या क्या चीज़ें की, कि कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन प्रोसेसिंग। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिए जाते हैं, सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, सम ऑफ द मेजर इश्यूज कंसर्निंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। कुछ मेजर इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं जो कि जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो इश्यूज आते हैं, कुछ तो चीज़ें आती हैं जो हम प्रॉपर तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या वो इश्यूज हैं रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनको हम देखते हैं। जैसे कि एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। जैसे कि अगर हम वेस्ट को डंप कर रहे हैं, वेस्ट को अगर हम इकट्ठा कर भी रहे हैं, यानी कि कलेक्शन अगर हो रहा है वेस्ट का, तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है। मतलब कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इलेक्ट्रॉनिक या मेडिकल वेस्ट सेग्रीगेट ही नहीं हो पाता। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि किस वेस्ट का कंपोस्ट बनाना है और किस वेस्ट को रिसाइक्लिंग करना है, वो हमें नहीं क्लियर हो पाता है। और कहीं न कहीं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका कंपोस्ट नहीं बन पाएगा, तो कहीं न कहीं वहाँ जाके वो फिर से एक तरीके से एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन एक मेजर इश्यू बन जाता है कि वेस्ट सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो सेग्रीगेशन का नहीं हो पाता है वेस्ट का। फिर आपका आता है लैक ऑफ फाइनेंसिंग, कि अगर हम म्युनिसिपल एरियाज़ की बात करें या अदर एरियाज़ की भी बात करें या म्युनिसिपैलिटीज़ में वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करें, कलेक्शन की बात करें, तो इसमें हमें लगता है फाइनेंस यानी पैसा, इसमें हमारा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटे लेवल पे इसको देखा जाए तो वी कैन डू दैट, लाइक वी कैन कलेक्ट अ वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, देन वी सेग्रीगेट द वेस्ट, देन वी ट्रांसपोर्ट, देन वी प्रोसेस द वेस्ट। तो छोटे लेवल पे ठीक है, बट वेस्ट तो हर जगह से रिलीज़ हो रहा है ना, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो म्युनिसिपल एरियाज़ हो, या वो लेबोरेटरीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हो, ऑफिसेज़ हो, पार्क्स हों, हर जगह से वेस्ट रिलीज़ हो रहा है। तो जब हम इसको एक बड़े लेवल पे देखते हैं, तो बड़े लेवल पे इसका कलेक्शन, देन इसका एक तरीके से यू कैन से सेग्रीगेशन, देन इसको ट्रांसपोर्टेशन, देन प्रोसेसिंग। तो बड़े लेवल पे इसको लेके जाना, इसमें वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, इन सेग्रीगेशन, इन प्रोसेसिंग ऑल्सो। तो वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। तो वो जो फाइनेंसिंग है वो हमारे पास उतनी नहीं है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट पे उस पैसे को, इतना पैसा नहीं है कि वेस्ट मैनेजमेंट पे उसको खर्च करें, बिकॉज़ हमारे पास अदर इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी है। जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देखा है कि वी हैव अदर इश्यूज़ ऑल्सो। तो हमें वो प्रायोरिटाइज़ हम उनको करते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हम इस चीज़ को कहीं न कहीं प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, और ये एक मेजर इश्यू हो जाता है। येस। उम देन वी हैव लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में आता है कि वी डू नॉट हैव दैट मच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, वी डू नॉट हैव दैट मच काइंड ऑफ, कि लैक ऑफ लाइक स्किल्ड पीपल। जो कलेक्शन इज़ नॉट दैट कि प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने वेस्ट को इकट्ठा किया एंड यू जस्ट पुट इट इनटू और ठीक है, हो गया, नहीं।
वी नीड टेक्निकल एक्सपर्टीज़, हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए और स्किल्ड मैन पावर के साथ-साथ हमें मशीनरीज़ भी उस तरीके की चाहिए। यानी कि हम मैनुअली वेस्ट को अब इकट्ठा करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मैनुअल लेवल पे रैक पिकिंग इतने बड़े लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली वी नीड मशीनरीज़, है ना? इसके अलावा हमें रिसाइक्लिंग के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। तो वी नीड टेक्निकल एक्सपर्टीज, वी नीड अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ताकि हम इकट्ठा कहाँ करें उसको। लैंडफिल, अगर हम लैंडफिल कर रहे हैं वेस्ट का, किस तरीके से सैनिटरी लैंडफिल को हमें बनाना है, मैन्युफैक्चर या एक तरीके से उनको किस तरीके से फैब्रिकेट करना है चीज़ों को। ऑन द अदर हैंड इंसिनरेशन करना है कि पायरोलाइसिस करना है, बायो रेमिडिएशन कैसे करना है। तो बहुत सारे तरीके जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो उन तरीकों को या और भी तरीके हो सकते हैं जिससे हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंडर आता है? ये सब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के अंदर आता है। ये सब स्किल्ड जो लोग हैं वो करेंगे, या वो हमें आइडियाज़ देंगे, स्किल्ड लेबर उन चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगी वेस्ट मैनेजमेंट में। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो वी नीड टेक्निकल एक्सपर्टीज़, जिसकी यहाँ पे कहीं न कहीं इट्स अ मेजर इश्यू इन वेस्ट मैनेजमेंट। फिर हमारा आता है लैक ऑफ विलिंगनेस। लैक ऑफ विलिंगनेस इज़ लाइक कि पीपल डोंट वांट टू डू दैट। लोग वेस्ट मैनेजमेंट को बड़ा इश्यू समझते ही नहीं है, तो वो छोटे लेवल पे भी उसको कलेक्ट करना एंड देन उसको सेग्रीगेट करना, उनको ये बड़ा इश्यू नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ में इंटरेस्ट लोग दिखाते नहीं हैं, या कहीं न कहीं जो अथॉरिटीज़ है इस चीज़ में इंटरेस्ट, इसको नेग्लेक्ट कहीं न कहीं कर दिया जाता है। तो ये एक इश्यू बन जाता है, क्योंकि जब इसको नेग्लेक्ट किया जाएगा तो इस पे काम नहीं किया जाएगा, और जब इस पे काम नहीं किया जाएगा तो अपने आप में ये जो मुद्दा है ये एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा या अफ़ेक्ट करेगा। सो दीज़ आर सम मेजर इश्यूज़ कि सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जो हम वेस्ट मैनेजमेंट पे खर्च करें। टेक्निकल हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैन पावर हमारे पास नहीं है और विलिंगनेस नहीं है लोगों की। सो दीज़ आर सम इश्यूज़। If we talk about Kasturi Rangan report by East While Planning Commission highlight the need of 5R। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 5R के बारे में पढ़ेंगे, तो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कस्तूरी रंगन जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो कि ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में 5R के बारे में बात की गई है। तो ये 5R क्या है वेस्ट मैनेजमेंट? तो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके 5 आर के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से हम 5 आर के थ्रू क्या करें, वेस्ट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 5 आर किस तरीके से हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। इसके बारे में आगे बात नहीं की गई है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ओके, फर्स्ट वन इज़ है रिड्यूस। तो सबसे पहला है रिड्यूस, मतलब जब भी हम कोई भी मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़, या हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, या हम किसी चीज़ को एक तरीके से बाय करते हैं, खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी ज़रूरतों को, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़त्म करना है, बट हाँ, चीज़ों को रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इफ़ यू वांट 2 पेयर ऑफ शूज़, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 10 पेयर ऑफ शूज़ यू कैन लाइक 2 पेयर शूज़ से आपका काम चल सकता है, या फिर इंस्टेड ऑफ बाइंग 10 पेयर्स ऑफ लाइक 10 सेट्स ऑफ क्लोथ्स यू कैन जस्ट बाय 4, यू कैन जस्ट बाय 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स। तो हमें क्या करना है, अपनी नीड्स को रिड्यूस करना है पहले, क्योंकि जब नीड्स रिड्यूस होंगी तो तभी मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस होगी, और तभी वहाँ से निकलने वाला वेस्ट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारी डिमांड्स चीज़ों में बढ़ गई हैं। तो जब लोगों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं ना, जब इनोवेशन बढ़ जाती है, जब डिमांड्स बढ़ जाती हैं, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है तो वेस्ट का ऑटोमेटिकली जो जनरेशन है वो भी कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहला आर ये कहता है कि अपनी ज़रूरतों को लिमिट करिए, सोर्स पे काम करिए, रिड्यूस करिए। देन आता है कि अगर रिड्यूस भी नहीं हुआ तो सेकंड आर हमारा ये कहता है कि चीज़ों को रीयूज़ करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पॉलीथीन बैग्स हैं, अगर पॉलीथीन बैग्स मैन्युफैक्चर हो गए हैं, आप उनको खरीद के लेके भी आ गए हैं, तो उनको थ्रो मत कीजिए। जस्ट पुट इट देम इन योर ड्रॉवर, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप उनको यूज़ करिए। इंस्टेड ऑफ बाइंग अनदर पॉलीथीन पेयर, इंस्टेड ऑफ बाइंग अनदर बैग, इंस्टेड ऑफ डंपिंग इट इनटू द ग्राउंड, आप क्या करिए, उसको रीयूज़ करिए। एक पॉलीथीन बैग लिया, उसको रख लीजिए, वापस से उसको रीयूज़ करिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, और आप कहीं न कहीं वेस्ट थ्रो नहीं कर रहे हैं, और आप नए बैग्स लेके जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट नहीं कर रहे, उसको बढ़ावा नहीं दे रहे। जो चीज़ों को रीयूज़ करना स्टार्ट कीजिए, तो ये भी वेस्ट रिडक्शन में और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। सेकंड है रिकवर। अगर कोई चीज़
फॉर एग्जांपल डैमेज हो गई हैं, तो आप उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट आप उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं ताकि आप उसे फिर से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन हमारा आता है रिसाइक्लिंग। अगर ये तीनों आर नहीं फुलफिल हुए, तो फिर आपका आता है रिसाइक्लिंग। तो रिसाइक्लिंग में क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो प्रोडक्ट है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। जनरली ये रिसाइक्लिंग जो प्रोसेस है वो फैक्ट्रीज़ में होता है, कि जैसे कि अगर हम बात करें जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे हमने बात की थी ग्लास की, मेटल्स की, स्पेशली प्लास्टिक्स की, तो हम उनको क्या करते हैं, डिसफिगर्ड करते हैं, मेल्ट करते हैं और एक नए प्रोडक्ट में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट प्लास्टिक बैग, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट प्लास्टिक बकेट इन द ग्राउंड, ग्राउंड में तो वो डिग्रेड नहीं होगा, एनवायरनमेंट में तो डिग्रेड नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, वापस से उसको मेल्ट करते हैं, वापस से उसको एक नया शेप देते हैं या किसी और प्लास्टिक प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं और उस प्लास्टिक प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। तो वी जस्ट रिसाइकल दैट प्रोडक्ट, दैट इज़ रिसाइकलिंग। एंड द फिफ्थ आर इज़ रीमैन्युफैक्चर। या तो फिर हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि वी जस्ट नेक्स्ट वी अगर रिसाइकल नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, या इस कंडीशन में है कि रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, so then we remanufacture the product, then we remanufacture the product कि process of restoring or used or worn product likely to new or original performance and quality, so we just remanufacture like दोबारा से उसको बना देते हैं हम प्रोडक्ट को। अच्छा, रीमैन्युफैक्चरिंग किस केस में होती है, कब हम रीमैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्या तब हम रीमैन्युफैक्चरिंग करेंगे, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट प्लास्टिक बैग्स, या इफ़ वी टॉक अबाउट प्लास्टिक दैट बकेट एंड ऑल दैट थिंग, तो इसमें क्या होता है कि अगर प्लास्टिक बकेट्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, मेटल्स की चीज़ें हैं, तो आप उनको मेल्ट करके आपने उनको, प्लास्टिक बकेट थी, प्लास्टिक मग बना दिया है, तो यू कैन यूज़ दैट, प्लास्टिक कप बना दिया है, तो यू कैन यूज़ दैट, इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो रिसाइकलिंग उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए यूज़ हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द कि जो कॉम्प्लेक्स अगर मशीनरी पार्ट्स हैं, कोई मशीनरी है ना? मेटल के उसके पार्ट बने होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो कोई कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, उसके पार्ट्स हैं। अब वो उस कंडीशन में है कि आप उसे अगर रिसाइकिल करेंगे और फिर से मशीनरी में यूज़ करते हैं उस पार्ट को, क्योंकि आप ये मानेंगे कि रिसाइक्लिंग के बाद एक बार रिसाइकिल हुआ, दूसरी बार रिसाइकिल हुआ, तीसरी बार रिसाइक्लिंग के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं न कहीं डिग्रेड हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ना? और अगर कोई मशीनरी है, उसमें हमें कोई पार्ट यूज़ करने हैं, वो पार्ट मेटल के बने हैं, और अगर हम उसके 2 बार, 3 बार रिसाइकिल करके अगर हम वो पार्ट फिर से मशीनरी में फिट कर रहे हैं, या इंजन्स हम फिट कर रहे हैं रिसाइकिल करके, या कोई भी ऑटोमेटिव पार्ट हम फिट कर रहे हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हम रिसाइकिल करके फिट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या करती है, ये जो भी ओवरऑल मशीनरी है और उसमें हमने रिसाइक्लिंग पार्ट यूज़ किए हैं जो कि 3 बार 4 बार रिसाइकिल हुए, तो ओवरऑल मशीनरी की परफॉर्मेंस को कहीं न कहीं डिक्रीज़ करेगा। ये ओवरऑल क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट की लाइफ़ है उसको क्या करेगा, एक्सटेंड नहीं कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है ना? सो दैट इज़ अ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम रीमैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिकॉज़ ओवरऑल अगर हमने मशीनरी नहीं ली है, तो उसमें हम पार्ट अगर रिसाइक्लिंग डालेंगे और पार्ट्स अगर ऐसे डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो डिक्रीज़ कर रहा है परफॉर्मेंस को। सो वी डोंट वांट दैट। तो वहाँ पे हम रीमैन्युफैक्चरिंग करते हैं चीज़ों की, जैसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, इंजन्स है, ऑटोमोटिव पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो वहाँ पे फिर रीमैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस आती है। तो ये इसी तरीके से जाता है कि सबसे पहले हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हुआ तो रीयूज़ करते हैं, रीयूज़ करने के बाद हम रिकवर करते हैं चीज़ों को, देन रिसाइकल, और रिसाइक्लिंग अगर पॉसिबल नहीं है तब हमें क्या करना चाहिए, चीज़ों को रीमैन्युफैक्चर करना चाहिए, वापस से रॉ मटेरियल लेके चीज़ों को बनाना चाहिए, दैट इज़। रीमैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, जो भी वोर्न आउट पार्ट्स होते हैं, जो भी ऐसे पार्ट्स जो भी खराब हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको नया बनाते हैं एंड देन उनको फिट इन करते हैं, दैट इज़ रीमैन्युफैक्चरिंग। तो ताकि मैन्युफैक्चरर की ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन, ओरिजिनल नीड्स है वो मीट हो सके। सो आई होप ये 5 आर, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द 5 आर्स। सो दैट इज़ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर, रिसाइकिल एंड रीमैन्युफैक्चर। जनरली हमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल याद होते हैं, 3 आर्स, बट दीज़ आर 5 आर बाय कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, बाय ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन। सो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे।
ओके, सो इट एम्फेसाइज सेटिंग अप टू अप्रोचेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो अब इसने क्या किया, जो भी हमारे 5 R दिए हैं कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने, इसने क्या किया, वेस्ट मैनेजमेंट की अप्रोच को बदल दिया। इसने वेस्ट मैनेजमेंट की अप्रोच को कैसे किया, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। इसने वेस्ट मैनेजमेंट की अप्रोच को इस तरीके से लिमिट कर दिया, एक तरीके से इसको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में एक तरीके से लिमिट कर दिया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। सो इसमें क्या आता है कि जैसे इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस के लिए सेंट्रलाइज अप्रोच ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ये कहता है कि मैनेजिंग वेस्ट कलेक्शन या प्रोसेसिंग और डिस्पोजल अंडर अ सिंगल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। एक सिंगल ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंडर ही टिपिकली ऑपरेट्स एज अ रीजनल और नेशनल लेवल। ठीक है, तो उसको हम सेंट्रलाइज में रखेंगे। और अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं, सो इसमें आता है कि जैसे बायोमिथोनेशन है, वर्मी कंपोस्टिंग है। तो आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इन सीटू और एक्स सीटू बताया था, तो इन सीटू में क्या होता है कि ऑन दैट साइट अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट के अप्रोच को अप्लाई कर रहे हो तो वो इन सीटू है। अगर वेस्ट मैनेजमेंट के अप्रोच को आप बाहर अप्लाई कर रहे हो, वेस्ट को ले जाते हो बाहर और लेबोरेटरी में या कहीं और उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज़ एक्स सीटू में आता है। अम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें बिल्कुल ये उसी से कनेक्टेड है या बिल्कुल ये उसी के जैसा है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हम वेस्ट कलेक्शन, मैनेजिंग, प्रोसेसिंग, जो भी हमने ऊपर बात की, जैसे कि हमने बात की, सबसे पहले क्या होता है कि कलेक्शन होता है वेस्ट का, फिर उसके बाद सेग्रीगेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। तो ये जो भी स्टेप्स हैं, वो अगर एक सिंगल ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंडर में होते हैं, है ना, एक रीजनल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑपरेट हो रहा है और सिंगल ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंडर अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसको आप बोलते हो सेंट्रलाइज। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंडर अगर चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो सेंट्रलाइज कहलाएगा। और डिसेंट्रलाइज्ड जो एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंडर नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रही, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड कहलाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना। अगर मैं बात करूँ इंसिनरेशन की, तो गैसिफिकेशन की, पायरोलाइसिस की, तो आपने देखा होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट एक ही पर्टिकुलर जगह पे आपने कलेक्ट किया, वहाँ पे एक आप मशीनरी में डाला, हीट दिया, प्रेशर दिया और वहाँ पे उसकी ऐश में कन्वर्ट हुआ और वो ऐश में कन्वर्ट होके निकल गया बाहर। सो दैट इज सेंट्रलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। एक तरीके से ऐसे हो रहा है। सो दैट इज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है वो ऐसी जगहों पे एक तरीके से इफ़ेक्टिव होता है, जैसे अर्बन एरियाज़। तो जगहें ज़्यादा होती नहीं है, एक यू यू नीड कि वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो यू वांट कि आप वेस्ट अलग-अलग जगहों से कलेक्ट करो और उनको एक पर्टिकुलर जगह पे लेके आओ, उसको कलेक्ट करो, उसको इंसिनरेट करो, गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस, जो भी चीज़ें करनी है करो, एंड देन उसका वॉल्यूम को रिड्यूस करो। तो ये इफ़ेक्टिव होता है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती। यू कैन नॉट डग द पिट एंड फिल द लैंडफिल, और पाइल अप नहीं कर सकते आप चीज़ों को। अर्बन एरियाज़ में बेसिकली ये एक तरीके से इफ़ेक्टिव होता है। अम, और इसमें क्या होता है कि यू जस्ट मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। सेंट्रलाइज्ड में जैसे एफिशिएंसी कैसे मैक्सिमाइज होगी, इंसिनरेशन किया, पायरोलाइसिस किया, तो वेस्ट का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। इतने बड़े अर्बन एरिया से जो भी वेस्ट आया, तो उसने हमने उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो वी जस्ट मिनिमाइज द वेस्ट, तो वी जस्ट मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, है ना। तो इंसिनरेशन के थ्रू हमने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया और वेस्ट रिडक्शन को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी क्या कर दिया, कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर दिया। तो दीज आर द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ढूंढने में, तो आई होप आप इजिली यू कैन लाइक फाइंड आउट कि इंसिनरेशन जो है, कि बड़े लेवल पे अगर वेस्ट निकल रहा है, तो वी जस्ट इंसिनरेट दैट, वी रिड्यूस द वॉल्यूम, और ऑन अ पर्टिकुलर लेवल, ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस ये चीज़ होती है। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें, तो वेस्ट मैनेजमेंट की, डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल अक्रॉस अ स्मॉलर लोकलाइज्ड यूनिट और कम्युनिटीज। अब डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, एक सेंट्रल सिस्टम नहीं होता है। ये वेस्ट कलेक्शन को, प्रोसेसिंग को, डिस्पोजल को ये क्या करता है, लोकलाइज्ड यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कम्युनिटीज में इस तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब कि इसको बताते हैं अभी।
इसको कम्युनिटीज़ में या एक तरीके से सेंट्रल नहीं है, या एक तरीके से मेन सेंट्रल लेवल पे या एक पर्टिकुलर लेवल पे ये चीज़ नहीं हो रही है। वेस्ट जनरेशन जहाँ से भी हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ में, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोकलाइज़्ड यूनिट में, रादर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटीज़। सेंट्रलाइज़ में क्या था कि एक अथॉरिटीज़ के पास अथॉरिटी थी, यहाँ पे पूरा वेस्ट गया और यहाँ पे पायरोलाइसिस हुआ, इंसिनरेशन हुआ, खत्म बात, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, उसको छोटी-छोटी यूनिट्स में बाँट दिया जाता है कि अ, यहाँ का वेस्ट जो रिलीज़ हो रहा है वो यहीं पे एक तरीके से अ, इसका रिडक्शन होगा, यहाँ से जो वेस्ट रिड्यूस हो रहा है इसका रिडक्शन यहाँ पे होगा, तो उसको कहीं न कहीं एक तरीके से लोकलाइज़्ड यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रादर दैन कि एक ही सेंट्रल अथॉरिटी पे रिलाई करने की, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉडल है, डिसेंट्रलाइज़्ड जो मॉडल है, ये कब काम करता है और कहाँ पे काम करता है? दिस मॉडल अलाउज़ फॉर मोर टेलर्ड सॉल्यूशन दैट एड्रेस द यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट नीड्स ऑफ स्पेसिफिक एरियाज़। अ, और ये क्या करता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरियाज़ की जो नीड्स हैं, उनको एक तरीके से कैटर करता है। स्पेसिफिक एरियाज़ का जो वेस्ट है, वो उस एरिया में एक तरीके से टैकल डाउन होगा, और अदर एरियाज़ का जो वेस्ट है, वो उस एरिया में टैकल डाउन होगा। सो इस तरीके से ये काम करता है। तो यू कैन कंक्लूड कि सेंट्रलाइज़ का उल्टा डिसेंट्रलाइज़्ड है ना? कि जहाँ पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिसेंट्रलाइज़ में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो सिस्टम है, जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो ये एक तरीके से मॉडल है, ये कहाँ पे इफ़ेक्टिव होता है? ये रूरल एरियाज़ में इफ़ेक्टिव होता है, गाँव के एरियाज़ में इफ़ेक्टिव होता है। ये जो छोटे सिटीज़ हैं, उन एरियाज़ में इफ़ेक्टिव होता है कि उधर का जो वेस्ट है, वो उधर ही एक तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, और अदर एरियाज़ का जो वेस्ट है हम उसको अदर एरियाज़ में एक तरीके से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर एरियाज़ के लिए वहाँ पे स्मॉलर एरियाज़ होंगे, रूरल एरियाज़ होंगे जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जगह भी ज़्यादा होगी, वेस्ट को ट्रीट हम उन जगहों पे कर सकते हैं। तो it support localized decision making and can enhance sustainable practices tailored to the community, and yes, it applies on the smaller localities, smaller cities. So जैसे कि बायोमिथनेशन की मैं बात करूँ या वर्मी कंपोस्टिंग की मैं बात करूँ, तो इसको एक बार देख लेते हैं। आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। मैं इसको एक और थोड़ा क्लियर तरीके से बता देती हूँ। अच्छा, इसको ऐसे देखिए, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड हम लेते हैं और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़ लेते हैं। सो सेंट्रलाइज़ में अगर मैं बात करूँ इंसिनरेशन की, गैसिफिकेशन की, तो ये अर्बन एरियाज़ में काम करता है या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में काम करता है। डिसेंट्रलाइज़्ड की बात करूँ तो ये रूरल एरियाज़ में, गाँव के इलाकों में, स्मॉलर सिटीज़ में काम करता है, ठीक है। सेंट्रलाइज़्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपने हर जगह से वेस्ट को कलेक्ट किया और एक सेंटर पे क्या कर दिया, उसको कलेक्ट किया और इंसिनरेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेस्ट जो उसका वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को आपने क्या कर दिया है, उस वेस्ट से होने वाले जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उनको भी रिड्यूस कर दिया, वेस्ट का जो वॉल्यूम था उसको रिड्यूस कर दिया है, और कहीं न कहीं वेस्ट मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज़ हुई, है ना? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया, हर जगह से वेस्ट एक पर्टिकुलर जगह पे इसको इंसिनरेट कर दिया। ऐसा ही गैसिफिकेशन में होता है और ऐसा ही पायरोलाइसिस में होता है। इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो में इसका डिफरेंस भी पढ़ा है। ओके, सो दिस इज़ सेंट्रलाइज़। अगर मैं डिसेंट्रलाइज़ की बात करूँ तो ये बड़े सॉरी, रूरल एरियाज़ में होता है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन एरियाज़ हमारे पास होते हैं जहाँ पे हम वेस्ट को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें या वेस्ट को ट्रीट कर सकें। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज़्ड जो वेस्ट सिस्टम है वहाँ पे अप्लाई होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लो कि इसमें हम ना एक सेंटर पे नहीं लेके आते वेस्ट को, हम अलग-अलग जगहों का वेस्ट उसी जगहों पे क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एग्रीकल्चर से वेस्ट रिलीज़ हुआ है, तो हम वहीं पे उसको क्या कर देंगे, कंपोस्टिंग क्रिएट कर देंगे। अगर हाउसहोल्ड जगहों से वेस्ट रिलीज़ हुआ है, तो हम हाउसहोल्ड से लेके क्या कर देंगे, उसको बायोमिथनेशन यानी कि बायोगैस की प्रोडक्शन हम वहाँ पे करेंगे। बायोमिथनेशन उसका कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये डिसेंट्रलाइज़्ड होता है। सब वेस्ट एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, एक जगह ट्रीट नहीं होता है, एक जगह नहीं आता है। डिसेंट्रलाइज़्ड होता है। अलग-अलग वेस्ट अलग-अलग जगहों पे हम उसको अलग-अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। खेतों का वेस्ट हम वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और डोमेस्टिक को हम बायोमिथनेशन कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज़्ड होता है, जो कि वेस्ट जो है एक जगह इकट्ठा होके एक जगह ट्रीट नहीं होगा, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज़्ड। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न अभी क्लियर हुई होगी। Now moving on to the next one, that is plastic waste. Plastic waste में then we have liquid. Okay, so today
हम आज इसको पढ़ लेते हैं प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। प्लास्टिक वेस्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में ही आता है। तो इसलिए प्लास्टिक वेस्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट, अगर हम सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की हमने बात की थी ना, मेजरली मेजरली। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में ग्लास, मेटल और प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, ये सब वेस्ट आपका इसमें आ जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो सबसे मेजर मेजर जो कंसर्न है ना वो प्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो प्लास्टिक जो वेस्ट है ना, वो वेस्ट मेजरली यूज़ होता है हर जगहों पे, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो डोमेस्टिक एरियाज़ हों, चाहे वो लेबोरेटरीज़ हों, या वो अदर जो भी हॉस्पिटल्स हों। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हर ही सेक्टर में यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक कहीं न कहीं, सॉरी, प्लास्टिक कहीं न कहीं हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है। तो हर सेक्टर से प्लास्टिक वेस्ट ईज़िली हमें देखने को मिल जाता है या रिलीज़ हो जाता है। तो प्लास्टिक जो है वो एक मेजर इश्यू बन जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, एक मेजर कंसर्न बन जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ये है। सेकंड थिंग, ये तो मैंने बता दिया कि हर सेक्टर में यूज़ होता है। ये तो पहला इश्यू था। दूसरा इश्यू है कि जो प्लास्टिक है ना वो ईज़िली एक्सेसिबल है। आसानी से इसकी पहुँच है, मतलब प्लास्टिक जो है वो सस्ती आती है। आपको हर दुकान पे मिल जाएगी, किसी न किसी फ़ॉर्म में आपको प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे वो टॉय हो, चाहे वो प्लास्टिक बैग हो, चाहे वो प्लास्टिक टिफ़िन हो, बकेट हो। तो हर फ़ॉर्म में, किसी न किसी फ़ॉर्म में, हर दूसरे फ़ॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं। और ये कॉस्टली नहीं है उतनी, ईज़िली एक्सेसिबल है। तो इसलिए ये प्रोमिनेंट हो जाता है कि ये ईज़िली जो है वेस्ट का एक मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट के इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं? क्यों इसको मैनेज करना ज़रूरी है? क्या किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो इफ यू टॉक अबाउट प्लास्टिक वेस्ट, तो द प्लास्टिक राइट फॉर देयर मैन्युफैक्चर टू देयर डिस्पोजल आर अ मेजर प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट, राइट फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग से लेके। क्यों? क्योंकि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पॉलीइथाइलिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल यूज़ होते हैं, तो वहाँ से जो वेस्ट रिलीज़ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसके डिस्पोजल तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चरिंग हमने किया, फिर हमने इसका यूज़ किया, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है नहीं, डिग्रेड ये होता नहीं है। तो जब हम इसका डिस्पोजल करते हैं तो भी एनवायरनमेंट में एज़ इट इज़ रहता है, चाहे आप कितने लंबे समय तक के लिए इसको लैंडफिल में रख लीजिए। और धीरे-धीरे क्या होता है कि इससे टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और कहीं न कहीं वो लीचिट के थ्रू ग्राउंड वाटर को, सॉइल को कंटामिनेट करते हैं। तो राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इसके डिस्पोजल तक ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहीं भी ये न्यूट्रिशियस नहीं है सॉइल के लिए या वाटर के लिए, कहीं भी ये न्यूट्रिएंट नहीं रिलीज़ कर रहा है। तो ये प्रॉब्लमैटिक है, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट। सेकंड वन इज़ दे कैन लीड टू अ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। अब जो भी टॉक्सिकेंट यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, अब वो अगर सॉइल में जाते हैं और सॉइल के थ्रू प्लांट में जाते हैं, बायो एक्यूमुलेशन होता है, तो चाहे उसको ह्यूमन कंज्यूम करे या उसको सॉइल माइट्स या सॉइल फ्लोरा कंज्यूम करे, फौना कंज्यूम करे, तो दिस लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। थर्ड आता है द लैंड बिकम अगली एंड अनहाइजीनिक। ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसे एरिया को देखेंगे, एक आप इसी नेचर सीनरी को देखते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं कि बहुत सुंदर लाइक ग्रासेस हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, रिवर है, जैसे इको टूरिज़्म की हम बात करते हैं, और जब हम टूरिस्ट पिलग्रिम साइट पे जाते हैं, या टूरिस्ट साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं हम, क्यों उसको देखने जाते हैं, साइट सीइंग करने हम जाते हैं, उस साइट को हम देखने जाते हैं। एक जो लश ग्रीन ग्रासेस हैं, ब्लू वाटर है, स्काई इज़ ब्लू, लाइक माउंटेनियस एरियाज़ है। और जब ह्यूमन्स का वहाँ पे इंटरवेंशन होता है, एंड दे यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, चिप्स पैकेट्स, प्लास्टिक पॉलीथीन, बैग्स एंड ऑल दैट थिंग, और वहाँ पे उसको फेंक देते हैं, तो वहाँ का जो एरिया है वो एक अलग ही एक मतलब उसका जो पूरा सीनरी है वो चेंज हो जाती है। तो इट बिकम अगली, जो नेचर की जो ब्यूटी है एक तरीके से उसको स्नैच कर लेता है प्लास्टिक, उसको छीन लेता है। एंड इसको आप इजीली, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, तो जब कुंभ मेला होता है, तो कुंभ मेला से जो पिलग्रिम साइट है, या जो कुंभ मेला होता है, तो उससे पहले उसको डेकोरेट किया जाता है, आसपास के एरिया को डेकोरेट किया जाता है, हरिद्वार को डेकोरेट किया जाता है। जो लोग उत्तराखंड से, दे कैन ईजिली, और जो भी कुंभ मेला में गए हैं, तो वो ईजिली दे कैन लाइक सेंस द डिफरेंस। और उसके बाद जब कुंभ मेला हो जाता है, तो वहाँ का जो गंगा का जो व्यू है, जो हर की पौड़ी का जो व्यू है, जो आसपास के एरिया का जो व्यू है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम एक तरीके से लिटर क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, इन द फॉर्म ऑफ मेटल, ग्लास, और इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो वो वहाँ की जो सीनरी है उसको कहीं न कहीं स्नैच कर लेता है। तो ये एक तरीके से जो नेचर की जो सीनरी है, या नेचर का जो ब्यूटी है, उसको छीन लेता है।
थर्ड थिंग कि प्लास्टिक जो है वो ड्रेन्स को चोक कर देता है। कैसे? अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल पेपर की हम बात करते हैं, है ना? तो अगर हम पेपर को ड्रेन में या सीवेज लाइन में अगर हम फ्लो कराते हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड वो क्या हो जाता है, वो वहाँ के जो बैक्टीरियाज़ हैं, वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू डिग्रेड हो जाता है, और कहीं न कहीं जल्दी डिग्रेड हो जाता है और कहीं न कहीं मिल जाता है उस सीवर के वाटर में। तो इट कैन लाइक ईज़िली इट कैन फ्लो, है ना? बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो प्लास्टिक हार्ड है, वन थिंग, वो वेट नहीं होगा, और वो लाइक वो नीचे नहीं बैठेगा एक तरीके से पानी में, एंड ड्रेन्स में वो डिग्रेड नहीं होगा, तो कहीं न कहीं वो एज़ इट इज़ रहेगा। तो वो क्या कर देता है कि जो भी सीवर लाइन्स हैं या जो भी ड्रेन्स जो हैं, तो उनको एक्यूमुलेट होके वो उसको चोक कर देता है, और सीवर का जो वाटर है, सीवेज लाइन का जो वाटर है, वो इधर-उधर यू कैन सी कि वो इधर-उधर की जो स्ट्रीट है वहाँ पे फ्लो करता है, और फिर वहाँ पे अलग-अलग तरीके से डिज़ीज़ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होती हैं, या फिर वहाँ पे मॉस्किटोज़ एक तरीके से जन्म लेने लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ वहाँ से फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने देखा कि एक जो चीज़ है जैसे प्लास्टिक है, वो कितनी सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है। इट कैन लाइक ट्रिगर द कम्युनिकेबल डिज़ीज़, इट इज़ द रीज़न कि ये कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को फैलाए। सो इस तरीके से। दे डिट्रॉइट सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियसली कि अगर ये मिट्टी में जाता है, अगर सीवर लाइन में जाता है या ग्राउंड वाटर में जाता है, तो वहाँ पे ये डिग्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि टॉक्सिकेंट रिलीज़ कर रहा है। तो वहाँ के आसपास की जो फ्लोरा है, फ़ोना है, ये उसको क्या करता है, डिट्रॉइट करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्लास्टिक मिट्टी में है, तो वहाँ पे सॉइल के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएँगे। अगर हम पानी सॉइल में डालते हैं, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सॉइल की कैपिलरीज़ के थ्रू। एयर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, सॉइल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं डिट्रॉइट हो जाएगा, और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिट्रॉइट हो जाएगी। दे रिमेन इन सॉइल फॉर ईयर्स, वो सालों तक मिट्टी में रहते हैं क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो डिस्टर्ब द सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, वो सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल की जो ये हेल्थ है वो डिट्रॉइट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ डायोक्सिन। डायोक्सिन जो है वो एक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, एंड इट्स अ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सिस्टेंट? पर्सिस्टेंट का मतलब होता है जो डिग्रेड नहीं होता है, वो मतलब एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट जो पर्सिस्ट करता है, बायो एक्यूमुलेट करता है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं न कहीं ह्यूमन काइंड को, मीन काइंड को, और फ्लोरा को, फ़ौना को, एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट को। सो पीओपीज़ इनको बोला जाता है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इनको तरीके से पीओपीज़ बोला जाता है। अच्छा, पीओपीज़ में सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि डायोक्सिन ही है। पीओपीज़ में हमारे बहुत सारे यू कैन से कि ग्रुप ऑफ हैज़ार्डियस केमिकल कंपाउंड्स आते हैं। हालाँकि हैं ये ऑर्गेनिक, बट दे आर वेरी हैज़ार्डियस केमिकल कंपाउंड। अच्छा, ये हैज़ार्डियस क्यों है? ये हैज़ार्डियस इसलिए, पर्सिस्टेंट का मतलब होता है जो पर्सिस्ट करे, जो रहे, जो ख़त्म ना हो, उसको हम पर्सिस्ट बोलते हैं, ठीक है? अब ये है तो वैसे ऑर्गेनिक, बट दे आर पर्सिस्ट, है ना? दे कैन पर्सिस्ट। ये इतने हैज़ार्डियस होते हैं, ये इसलिए पर्सिस्ट है क्योंकि इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है। इसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि डिग्रेड नहीं हो पाते। दे आर रेज़िस्टेंट टुवर्ड डिग्रेडेशन, मतलब दे रिमेन इन एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ऐसा ही एक जो पॉल्यूटेंट है वो डायोक्सिन है, लेकिन डायोक्सिन के अलावा भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं। तो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एक पूरा पॉल्यूटेंट की क्लास है जिसमें डायोक्सिन एक एक पॉल्यूटेंट है। तो ये क्या करते हैं कि दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू। ये क्या होते हैं कि दे कैन ट्रैवल लॉन्ग इन एनवायरनमेंट, एंड दे कैन एक्यूमुलेट इन एनवायरनमेंट, एंड एनवायरनमेंट से फिर ये एनिमल और प्लांट के टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होते हैं। और क्योंकि ये परसिस्ट रहते हैं, क्योंकि ये डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं, ये एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं, तो इसलिए ये बायो एक्यूमुलेट होते हैं, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। और इनका जो भी बाय प्रोडक्ट होता है, जो भी इनसे रिलीज़ होता है, वो बहुत टॉक्सिक होता है। जब इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो वहाँ से जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं ना, जो टॉक्सिक है, इसलिए तो ये पर्सिस्टेंट है। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी वो क्या होगा, टॉक्सिक होगा। So this chemical is believed to be passed on through breast milk to the nursing infants
और क्योंकि जैसे मैंने बताया बायो एक्यूमुलेट होते हैं, पर्सिस्टेंट है, लंबे समय तक रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, मदर के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या करते हैं, बेबी में एक तरीके से चले जाते हैं, उसकी बॉडी में चले जाते हैं, और वहाँ पर भी इन्फेंट को ये क्या करते हैं, उसकी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होते हैं और उसको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली दे कैन मिक्स एंड दे कैन गो into the another like another like person's body, another offspring, yeah, you can say another human being body. So this kind of toxicity they create, या they bioaccumulate, they can transfer basically. मेन इसमें है कि they can transfer through breast milk, तो इनका ट्रांसफरेबल ये होते हैं. If we talk about PVC, release dioxin and also furan into the environment. अच्छा, हम डायोक्सिन के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, पीवीसी के हम बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें हमने डायोक्सिन की बात की कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, तो इसमें प्लास्टिक से इसका क्या रिलेशन है, हमने डायोक्सिन क्यों पढ़ा फिर इसमें. तो अगर मैं बात करूं पीवीसी की, पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीविनाइल क्लोराइड एक सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर है, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक. अच्छा, ये यूज़ कहाँ होती है, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इट्स अ लाइक पॉलीमर, पॉली है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलीमर और प्लास्टिक पॉलीमर. ये यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जो पाइप्स यूज़ करते हैं, और मेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज़ होता है, क्लोथिंग में भी पीवीसी का यूज़ होता है, और भी जो घरों में हम अपने हाउस होल्ड आइटम्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है. क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जो पीवीसी है, पीवीसी काफ़ी ड्यूरेबल है, मतलब लंबे समय तक ये चलता है, टूटता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है. तो जहाँ पर भी हमें घरों में कुछ चीज़ें, आपने देखा होगा कि फ्लेक्सिबल अगर हमें पाइप चाहिए, या फ्लेक्सिबल हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए, या बकेट चाहिए, या जो भी फ्लेक्सिबल वायर्स अगर हमें चाहिए, तो उन जगहों पे हम पीवीसी, या उन एक तरीके से चीज़ों के लिए हम पीवीसी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं. और जो पीवीसी होता है, पीवीसी में हम यूज़ करते हैं डायोक्सिन का. तो पीवीसी को जब जलाया जाता है, या जब उसका एक तरीके से व्हेन इट गोज़ अंडर एनी हार्श केमिकल ट्रीटमेंट, तो वहाँ से रिलीज़ होता है डायोक्सिन. और डायोक्सिन के बारे में इसलिए हमने बात की, डायोक्सिन है काइंड ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और ये कार्सिनोजेनिक एक तरीके से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है. तो वहाँ से फिर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि प्लास्टिक में जो डायोक्सिन है, डायोक्सिन इज अ काइंड ऑफ लाइक दैट काइंड ऑफ केमिकल जो कि टॉक्सिक है और कार्सिनोजेनिक है. तो अल्टीमेटली पीवीसी भी हमारे लिए कार्सिनोजेनिक हुआ है ना, क्योंकि पीवीसी रिलीजेस डायोक्सिन, है ना. अब फ्यूरोन की बात करें, फ्यूरोन इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और ये भी उतना ही हार्मफुल होता है. तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है, हम इसको इनहेल करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसलिए जब प्लास्टिक बर्न होता है, तो वहाँ से कुछ इस तरीके के पीओपीज या कुछ इस तरीके के टॉक्सिकेंट रिलीज होते हैं, जो कि वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं. अच्छा, जब हम पीओपी की बात कर रहे हैं, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हमें नहीं, कन्वेंशन को हमें नहीं भूलना चाहिए. स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, हुई थी 2004 में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के रिगार्डिंग, इसके बारे में 2004 में इट कम इनटू फोर्स. एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी, जहाँ पे ये बात की गई थी कि जितने भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, उन पे रोक लगाई जानी चाहिए, उनको रिड्यूस करना चाहिए. और क्यों इसके बारे में बात की गई थी, या क्यों इसके बारे में एक तरीके से डिस्कस किया गया, क्योंकि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, क्योंकि हम सेंसिटाइज नहीं है चीज़ों के बारे में. अगर हमें पता नहीं है कि क्या होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो फिर हम उनको लेके अवेयर भी नहीं होंगे. तो सेंसिटाइज करना और उसको रोकना, और उसको सबसे पहले उसके बारे में जानना, देन उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, वो इसी चीज़ के रिगार्डिंग की गई थी. एंड इट्स अ ग्लोबल ट्रीटी, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में. 2001 में एक तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था, बट इट कम्स इनटू फोर्स आफ्टर लाइक 4 ईयर. तो ये 2004 में इट कम इनटू फोर्स. और इसमें कि किस तरीके से हम अपने ह्यूमन हेल्थ को, या किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेट से इन्वायरमेंट से ही वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगे ना. तो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को, किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है पीओपीज से, क्योंकि पीओपीज जो हैं, वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो कि लंबे समय तक
इन्वायरमेंट में रहते हैं और डिग्रेड नहीं होते हैं, बायो एक्यूमुलेट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये बहुत सारे हेल्थ रिस्क एक तरीके से पोसेस करते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, इम्यून सिस्टम डैमेज और रिप्रोडक्टिव इशू एक तरीके से ये करते हैं। तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग बस आप इसमें इतना ध्यान रखेंगे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो पीओपी के रिगार्डिंग थी। और ओवरऑल अगर इसका देखा जाए तो किस तरीके से एलिमिनेट करना है पीओपीज़ को, रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाना है ना? अब जो था कितने पीओपी अगर हम इसको देखें कि कित जैसे हमने बात की कि पीओपी जो है ना, पूरी एक क्लास है, इट्स अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कितने पीओपीज़ इसमें आते हैं? तो वी हैव 12 प्रायोरिटी पीओपीज़। तो हमने जो सबसे ज़्यादा घातक, हानिकारक जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, जिसमें कि 12 पीओपीज़ आते हैं, 12 पीओपीज़ आते हैं, जिसमें डायोक्सिन और फ्यूरान्स भी इंक्लूड हैं। तो 12 पीओपीज़ को हमने प्रायोरिटी पे रखा, और इन 12 क्योंकि 12 हैं तो इनको हम डोजेंस के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये बहुत हार्मफुल हैं, तो ये हमारे लिए घातक हैं, तो बुरे हैं, तो इनको नाम दिया गया डर्टी डोजेंस। डर्टी डोजेंस। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी आप याद रखेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रिगार्डिंग ये है, 2004 में ये फोर्स में आई थी। और इस कन्वेंशनल में इनिशियली कितने पीओपीज़ पे फोकस किया गया? 12 पीओपीज़ पे फोकस किया, जिनको डर्टी डोजेंस के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या-क्या हैं, जैसे कि डायोक्सिन्स है, फ्यूरान्स हैं, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, पीसीबीज़ हैं, और इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स इसमें इंक्लूड है। और टू प्रोटेक्ट ह्यूमन काइंड, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इसके रिगार्डिंग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, टू अवेयर पीपल, टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट पीओपीज, टू एजुकेट पीपल अबाउट पीओपीज, और इसके अलावा रिसर्च एंड मॉनिटरिंग में बढ़ावा देना कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी। एंड दिस इज़ इट। सो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने प्लास्टिक वेस्ट के रिगार्डिंग बात की। हमने देखा कि क्यों उसको बर्न नहीं करना चाहिए, क्यों उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में हमने बात की रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में हमने बात की, और हमने देखा कि क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं, क्या क्या मेजर इश्यूज़ हैं जब हम वेस्ट को मैनेज करने की बात करते हैं, तो क्या-क्या मेजर इश्यूज़ आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, क्यों वेस्ट मैनेजमेंट बड़े लेवल पे, बड़ी स्केल पे हो नहीं पा रहा है। सो दीज़ आर द थिंग्स, दीज़ आर सम थिंग्स दैट आर रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड वेस्ट के बारे में। सो आज के लिए आई होप कि दिस इज़ इट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड येस, टेक केयर। पढ़ते रहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।